ये है 2013 का वो केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपने हैवानियत की दर्जनों कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। इस केस के दौरान मामले की पैरवी कर रही वकील ने इसे महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर यह घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी और इस केस में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल अपराध की दास्तां की एक नए एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ प्रीति राठी। 1 मई 2013 यह तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह ही थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा कर दिया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो गई। अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे आईएनएस मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। चूंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी। सीट पर जितने लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और कैप पहना हुआ था। वह कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। ये बात प्रीति के परिवार वाले ने भी नोटिस की थी और वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते। यहाँ से अब सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। अब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे हो गई है, तो उसने भी अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वो लड़का दिखाई देता है जो अपने चेहरे पर गमछे से छुपाए हुए उसकी बोगी में बैठा था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का एक डब्बा निकालता है और अगले ही पल उसमें से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो फेंकी हुई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता, चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर्स भी प्रीति के पास जमा हो जाते हैं।
प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लगते हैं और उन लोगों के भी हाथ में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वो लोग अपने दर्द को भूलकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा चाची तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस लेकर चले जाते हैं। क्योंकि प्रीति काफ़ी तकलीफ में थी और जख्म काफ़ी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से हुआ क्या है। तभी डब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है। वो तुरंत डब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और वो तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो, पकड़ो उसे। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ थे, इसलिए समीर को जब यह एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है तो वो नकाबपोश के पीछे भागना शुरू कर देता है और साथ ही अपने दोनों जानने वालों को भी उसे पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि इस केस में इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा और चाची और समीर शेख को भी भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट पंचनामा बनाना शुरू कर देती। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटनास्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। मामला हाई प्रोफाइल था क्योंकि दिल्ली से मुंबई आई युवती को मुंबई में ही एसिड अटैक हुआ था और युवती मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने आई थी। प्रीति को भाभा हॉस्पिटल से गुरु नानक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन समस्या यह भी थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था और प्रीति को ज्यादा गंभीर हालत में रखने के लिए किसी और जगह शिफ्ट करना जरूरी था। इसलिए प्रीति को मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा हुआ था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, साथ ही उसके गर्दन पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सकता था। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म थे, पर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था और वो पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब प्रीति चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। इधर प्रदेश के कई इलाकों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को गिरफ्तार करने की सजा देने की मांग शुरू की गई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह थी कि अपराधी का कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी, मगर पुलिस के हाथ खाली थी। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है। अमर सिंह जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को भी इस बात की जानकारी देते हैं कि पवन कुमार नाम का एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वो स्केच जो गवाहों के बयान के आधार पर बनाया प्रीति को दिखाती है और प्रीति से पूछती है कि क्या तुम इन्हें पहचानते हो। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक था, क्योंकि प्रीति ने भी पवन का नाम लिया और पवन कुमार ने भी फोन करके प्रीति का हालचाल जानना था। इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वो जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर देती है और तुरंत पवन कुमार की तलाश में लग जाती है।
कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भी भड़क जाता है और वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करने लगते हैं। लोग प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे थे, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए उसे कुछ दिन हो चुके थे और यहाँ प्रीति की कई सर्जरी भी की गई थी, मगर हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगने लगा कि प्रीति की हालत ज़्यादा गंभीर हो रही है, तो उसने तुरंत प्रीति को रेफर करते हुए मुंबई हॉस्पिटल भेज दिया ताकि बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव था और लोग हर पल प्रीति के हालत के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जाती है। प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है, फिर भी डॉक्टर हार नहीं मानते और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। प्रीति अब हालात से लड़ रही थी, लेकिन अंत में 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राज्य के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने भी पवन कुमार नाम की एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अपना सोर्स से पता करते हैं तो पता चलती है कि 2 मई 2013 को, यानी घटना वाले दिन, पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। तो पुलिस फिर पवन की लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक करती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी को दर्शाती है और इस बात के भी संकेत देती है कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही थी। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीबीआई मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट यह मांग मान लेता है और मामले की जांच सीबीआई मुंबई को दे दी जाती है। केस हाथ में आते ही सीबीआई मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीबीआई के अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं देता है और तुरंत अपने बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान थे। यह जख्म वैसे ही थे जैसे कि एक एसिड से जलने पर होता है। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और अंकुर के हाथों पर जख्म के निशान देकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वो अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई ले जाती है। मुंबई लाकर उससे कुछ और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय की पूछताछ में यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी से वो काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने इंडियन नेवी में भी नौकरी हासिल कर ली थी,
जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी, इसलिए वो ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी और ऊपर से अंकुर लगातार ट्रेन में प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर अंकुर को प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का मौका ही नहीं मिला। वैसे सुबह 4 बजे अंकुर ट्रेन की टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अब अगर प्रीति यहाँ आए तो वो वहीं पर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई, इसलिए अंकुर का प्लान यहाँ भी फेल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि अंकुर को एसिड दिया किसने था। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि वो बहुत ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है, इसलिए दुकानदार ने उसे बतौर सैंपल हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत और मजबूत होने के लिए अंकुर की फोन डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म होने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें से अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में से समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंक कर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था, क्योंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान एक बार अंकुर पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा भी देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे, इसलिए परेड के दौरान इन दोनों ने उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात का भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटनास्थल से बरामद किया था वही डब्बा उसने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का भी एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की गवाही देता है कि अंकुर उस रात ट्रेन में मौजूद था, क्योंकि लगभग 4 बजे उन्होंने अंकुर को टॉयलेट के पास खड़े देखा था। इसमें अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब अंकुर का सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता था तो वो अक्सर मुस्कुराते हुए आता था और कई बार वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी आकर समीर, सलीम और सलमान अंकुर की पहचान करते हैं। सभी सबूत और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के आरोपी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 की जुर्माना भी लगाई जाती है। यह भारत का इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंकुर की इस घटना को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इसी मामले की सुनवाई कर रहा जज ने फैसले सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी तो उसके चेहरे पर जरा भी डर भाव नहीं था। उसने प्रीति
प्रीति के साथ जो भी किया उसे इसका भी अफसोस नहीं था। वो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसकी एक क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के जख्म पर नमक जैसी थी। मुंबई स्पेशल कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस वीपी धर्म अधिकारी और जस्टिस पदनायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने शायद उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी कम होती। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें।